वेरी गुड लेट आफ्टरनून फ्रेंड्स। जयंत भाई ने रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादातर लोग शायद हिंदी ज़्यादा प्रीफर करेंगे, सो वी विल हैव अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अनलेस आप लोग चाहे तो फिर मैं डायरेक्टली गुजराती में शुरू करूँ। हिंदी इंग्लिश इट्स ओके। हिंदी इंग्लिश। बॉम्बे ऑप्टिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, अन्य संलग्न संस्था के कोई पदाधिकारी यहाँ पे अगर मौजूद है तो, और मित्रों, थोड़ी मुश्किल ही होगी शायद कि कल रात से थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी। कंटिन्यूसली आई एम अंडर फीवर एंड कफ, बट सो कुछ दिक्कत हो तो ज़रा मुझे बताइएगा, तो आई विल जस्ट रेज माय वॉल्यूम। मैं ये समझता हूँ ये आपका पहला जीएसटी पे शायद इंटरएक्टिव सेमिनार है, तो उसको जितनी हो सके उतनी गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड प्रश्न मुझे कमेटी ने मेंबर्स ने मेहनत करके भेजे हुए हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आर देयर अंडर डिफरेंट हेड्स, single optical shop, multi-branch and wholesaler, distributors, retailers, classification, valuation। तो सारे क्वेश्चंस में अंत में ले लूँगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई खड़े नए होते हैं, तो वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो आई विल ओनली से दैट कि जब तक आप लोग बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन अभी ये है कि 1 जुलाई से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई मीन लगातार यही एक 3 दिन से कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहे हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी कल ये प्रेस रिलीज़ किया हुआ है कि नो, दिस आर ऑल, ये सारी अफवाहें हैं, वी आर कमिंग, वेदर यू वेलकम और नॉट, बट वी आर कमिंग। इफ़ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये मानना है कि ये सितंबर के पहले लागू नहीं होगा। परंतु हैविंग सेड सो, और अगर जुलाई से लागू भी हुआ तो बहुत सारी चीज़ें शायद लागू नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इनवॉइस मैचिंग है, रिटर्न्स है, दी प्रिस्क्राइब्ड इनवॉइस का फॉर्मेट है, वगैरह वगैरह। 3 महीने 6 महीने तक मैं दंड पेनल्टी की बात नहीं करता हूँ। मैं इफ़ यू आस्क मी, आई वुड बी द लीस्ट इंटरेस्टेड इन पेनल्टी आस्पेक्ट। क्यों व्यापार उद्योग पेनल्टी की संहिता के लिए इतना शोर बकोर कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं पाता हूँ। आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे तो दंड होगा ना, आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो दंड कैसे होगा। तो वो सब मत सोचिए पेनल्टी के बारे में, इतनी सारी, ये एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है आज के समय में, आज के वक्त में। सोचना जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी है आप लोगों को, उसमें पेनल्टी शुड बी द लास्ट इन द प्रायोरिटी। तो बट बात यह है कि जो अगर प्रैक्टिकली अगर 2 साल में है हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, तो अभी हम 2 महीने में क्या कर देंगे। सितंबर महीने में क्या कौन सी बड़ी आसमानी सुल्तानी हो जाएगी। 2 महीने का वक्त हमें मिल गए तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है। बट जो भी है, एक कॉस्मेटिक रिलीफ मिल जाती है, थोड़ा वक्त मिल जाता है, एक मानसिक थोड़ा समाधान हो जाता है कि चलो और 2 महीने मिल गए, अब तो इसको करना ही है, अब तक नहीं कर पाए तो चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। आई एम नॉट वरीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल 16 सितंबर कबूल। 16 सितंबर के पहले अगर जीएसटी नहीं आती है तो आई मीन देर इज़ अ इश्यू, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के जरिए उसको 16 सितंबर से अक्टूबर उसको अप्रैल 2018 और उसके बाद 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में। तो दैट पार्ट इज शुड बी द लीस्ट प्रॉब्लम। एनीवे, what is important is कि we are on the point of no return
as far as GST is concerned. 2 महीने, 6 महीने, 1 जुलाई या 1 साल, 2 साल, GST इज़ नाउ हियर टू कम. बात वो समझनी है, बात उसको मान्य रखे. अब यहाँ से ये नहीं हो पाएगा कि चलो भाई इसको वापस और 5 साल पीछे ले के जाते हैं. सो GST now is going to be introduced in the country, that is for sure. और इसलिए और कानून जो बन चुका है, जो 4 लॉज जो पास हो चुके हैं, सेंट्रल GST एक्ट, स्टेट दी इंटीग्रेटेड GST एक्ट प्लस UT GST एक्ट, यूनियन टेरिटरी, उसकी बेसिस पे ऑलरेडी 25 स्टेट ने अपने स्टेट GST एक्ट पास कर चुके हैं. कल तेलंगाना ने कर दिया. और लास्ट में GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. तो ये जो सारे प्रावधान अभी कानून बन चुके हैं, अब उसके अमल की तारीख कोई भी हो, तो यहाँ से अभी हम पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, वो बात सबसे पहले ख्याल में रखना है. सो नाउ वन शुड नॉट बी अंडर दैट इल्यूजन कि कहीं कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और GST वापस और 5-10 साल पीछे चला जाए. सो वो चमत्कार अभी होना नहीं है जो है वो एक. तो ये समझकर अभी हमें समझना है कि GST क्या है. और इसलिए थोड़ी चंद मिनटों तक मैं थोड़ी डिटेल्स में जाना चाहूँगा कि GST की ये फिलसूफी क्या है, क्यों है ये. क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अलग अलग ट्रेड इंडस्ट्री में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, मेरे साथ में मेरे फैकल्टीज़, हमारे जो दूसरे मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये GST क्यों लाया जा रहा है. क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एक्ट आज करीब 7 दशक यहाँ पे है, 70 ईयर्स है, 1944. वेट 2005 से सब राज्य में लागू होना चालू हो गया. सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 1994 आज 22 साल हो गए. अगर ये सारे जो मुख्य ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के कानून है, उसमें अगर कोई मान लो कि कोई कमियां है, उसमें अगर कोई क्षतियां है, उसमें कोई विसंगति है, तो उसमें सुधार करके उसमें हम क्यों कुछ कर नहीं सकते हैं. और GST नाम का यह नया प्राणी हम पर क्यों छोड़ा जा रहा है. ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि ऐसी कौन सी बात है. आज इतने सालों से ये सब कानून हो चुके हैं, हम उसके हिसाब से हमारा बिजनेस सारा कर रहे हैं. हमें पता चल गया है कि ये कानून क्या है, ये कानून में बिजनेस को रवैया मुझे कैसा लेना है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून का जो लोग अमल करते हैं वो सारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर के साथ हमारी एक अच्छी सी संबंध, अच्छा पहचान हो जाएगी इतने साल के बाद. वो भी हमें पता है कि खाली कानून नहीं, कानून के वो अफसर के साथ भी मुझे कैसे काम पार पाड़ना है, कैसे काम लेना है. तो काफ़ी साल लगते हैं ना ऑफिसर के साथ संबंध डेवलप करने में. तो हमें ये सब पता है. तब ये होने के बाद अचानक ये सब करने की ज़रूरत क्या है, और ऐसी क्या बातें हैं आज के कानून में, और ऐसी कौन सी बड़ी कमियां हैं कि जो दूर नहीं की जा सकती, और जिसका शायद GST एकमात्र उसका इलाज हो जाए. ऐसी एक कॉमन समस्या है और ये समझना ज़रूरी है. ये एक ही बार समझना है, इसकी फ़िलसूफ़ी के समझना है, क्योंकि ये फ़िलसूफ़ी अलग अलग समय पे वक्त पे चेंज नहीं होनी है. तो उसका क्योंकि पूरा कानून जो है वो कानून का जो बेस है, उसकी जो सारे जो कानून की जो प्रोविजंस है, उसके सारा उनका पूरा बेस ये फ़िलसूफ़ी के अंतर्गत के उसका ये प्लेटफॉर्म है. तो उसको समझकर फिर हम अलग अलग उसके जो मुख्य पहलू है वो मुख्य पहलू पे हम लोग बात करेंगे. एक बात है कि सर्विस टैक्स हो, एक्साइज हो, बजट हो, या फिर आज फ्लेवर ऑफ द सीज़न GST हो, जब भी मुझे इस तरह से कुछ भी एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तब हमेशा मुझे यू मैकलेलन का मेरा ये अत्यंत प्रिय अवतरण कोट मुझे हमेशा याद आता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, एक बातुकी प्राणी है, टॉकेटिव, मैन इज ए टॉकेटिव एनिमल. वो एक औजार का उत्पादक प्राणी है, वो एक सर्जनशील प्राणी है, वह एक राजकीय प्राणी है, वह एक कल्पनाशील प्राणी है. परंतु संस्कृति के इस उषा काल में वह सिर्फ कर का भुगतान करता हुआ प्राणी है. वी आर ऑल टैक्स पेइंग एनिमल्स, राइट, इन द ट्वाइलाइट ऑफ सिविलाइजेशन.
और बीइंग टैक्स पेइंग एनिमल्स, हर एक जीवंत व्यक्ति सिर्फ कर का भुगतान करता रहता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसमें से उसकी कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति अगर लेनी है हाँ, तो शायद हमें अलविदा करना पड़े विश्व को। और अगर ये बात मानने में थोड़ी मुश्किल ही होती है तो फाइनेंस एक्ट 1994 के सेक्शन 66E की, सेक्शन 66E में सारी नेगेटिव लिस्ट की यादी है, नकारात्मक सेवाओं की सूची है जिसको सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें जो लास्ट एंट्री जो है जिसके पर सर्विस टैक्स लागू नहीं किया जा रहा है, वो लास्ट एंट्री की सेवाएं है या प्रवृत्ति है अंतिम विधि, कब्रस्तान, स्मशान वगैरह। सो उनके संलग्न सब सेवाओं को मुक्ति दी गई है सर्विस टैक्स की। अब ये दूसरी बात है कि ये मुक्ति का लाभ जो चल बसा है उसमें उसको जरा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बट जो पीछे रह गए हैं उनको एक समाधान जरूर होता है कि वो गए तो सही लेकिन हमारे पर उनकी अंतिम विधि का सर्विस टैक्स का बोझ नहीं छोड़ कर गए, तो इतना समाधान होता है। बट द मैसेज इज सिंपल, वेरी क्लियर। Every living human being has to bear the burden of tax directly or indirectly, and if you want to get rid of tax burden, then you have to die surely and certainly. और ये मैसेज की बात on a serious note, करीब 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीक फिलसूफ हेराक्लिटस ने कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। परिवर्तन वो मनुष्य जीवन का एक सनातन सत्य है, नियम है। करीब 2200 साल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस एवरीथिंग एल्स इज सब्जेक्ट टू चेंज इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सिर्फ मृत्यु और कर, ये दो चीज़ के सिवा हर एक चीज़ परिवर्तन के इस सनातन नियम के अधीन है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डेथ एंड टैक्सेस आर कीपिंग कंपनी टुगेदर। सो अगेन देयर इज ए क्लियर मैसेज। बात यह है कि परिवर्तन वो मनुष्य जीवन का अफर नियम है, और यह नियम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, वो एक समाज को, एक राष्ट्र को, राष्ट्र के अर्थतंत्र को भी लागू होता है, और अर्थतंत्र के प्रत्येक क्षेत्र को भी परिवर्तन का यह नियम लागू होता है, चाहे हम समझ पाए या ना समझ पाए। और कोई भी राष्ट्र के अर्थतंत्र की जो लाइफलाइन होती है, जो जीवन रेखा होती है, वो टैक्सेस होती है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र और वो राष्ट्र का जो उनका जो नियमन करती है, वो जो सरकार होती है, वो सरकार की अपने अपने अग्रता क्रम होते हैं, अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, अपनी चुनौती होती है, अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, और उसका जो मुख्य हेतु है वो ये माना जाता है कि वो सामान्य जन सुखाकारी, कॉमन मैन के लिए वेलफेयर स्टेट। हमारे पास अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सामान्य जन सुखाकारी के लिए सरकार अपनी अपनी फिलसूफी के हिसाब से, अपनी नीति नियम के हिसाब से, अपनी विचार सरणी के हिसाब से जो भी कार्यक्रम हाथ में लेती है, उसके लिए सरकार को पैसे चाहिए, फंड चाहिए, और वो रेवेन्यू उन्हें कर से मिलता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का इसका कानून जो है उनका नियमन कानून से होता है। वी हैव इनकम टैक्स एक्ट एंड वी हैव एक्साइज एक्ट एंड अदर सच इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्ट। और यह जो कानून है वह भी परिवर्तन के इस नियम के अधीन है, अधीन होने चाहिए। रोस्को पाउंड ने कहा कि लॉ मस्ट बी स्टेबल बट इट मस्ट नॉट स्टैंड स्टिल। कानून स्थिर होना चाहिए परंतु कानून स्थगित नहीं रह सकता है। कोई भी कानून, उसको भी बदलते समय के साथ अपना ताल मिलाना है, अपनी गति को कायम रखना है। नदी निर्मल है, स्वच्छ है, क्योंकि नदी बहती रहती है। नदी जब बहना बंद हो जाती है तब वहाँ पे गंदगी पैदा हो जाती है, वो एक मड़ हो जाता है। तो यही बात कानून के लिए भी है। तो particularly when the technological advances are taking place at such a rapid phase, one plus जो प्रायोरिटीज़ बदलती है, प्रेफरेंसेस बदलते हैं, सरकार को कानून के नियम को, खास करके टैक्स के कानून के नियम को लागू करने में जो भी मुश्किलें आती है, अलग अलग उनको जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव खराब भी हो सकते हैं और सीरियस गंभीर भी हो सकते हैं। टैक्स इवेजन होते हैं, टैक्स एवोइडेंस होता है, नॉन कंप्लायंस होते हैं। तो उसके हिसाब से हर एक कानून को भी समय के साथ में चलना है। तो आज इनडायरेक्ट टैक्स के इस क्षेत्र में स्वतंत्रता पश्चात का ये सबसे बड़ा जो एक सुधार होने जा रहा है, वो जीएसटी को परिवर्तन के इस सनातन नियम के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए।
It is in the broader context of the change. It is the demand of the time. It is the need of the hour. और एक बार, क्योंकि आज जो 17 साल पहले जो कानून बना है, वो कानून आज एक्साइज का, इट कैन नॉट रिमेन इन द सेम फॉर्म इन 2020s. It has to keep pace with the changing times. तो ये एक बेसिक है, थोड़ी फिलोसॉफिकल पार्ट है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ द टाइम एंड इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम. ये एक पहली बात है. कमिंग टू मोर टेक्निकल मैटर्स, बंधारण में राज्य और केंद्र की सत्ता का, जो कानून बनाने की सत्ता का विभाजन हुआ है, क्लियर विभाजन हुआ है. आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 परिशिष्ट 7 यूनियन लिस्ट 1, उसमें जितनी भी मैटर्स समाविष्ट है उसके पर कानून का बनाने का पावर सिर्फ केंद्र को है. स्टेट लिस्ट लिस्ट 2, उसमें जितनी भी मैटर्स, जितनी भी बातें रखी गई है उसके पर कानून का बनाने का पावर सिर्फ राज्य सरकार को है. दिस इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. और उसके कारण आज केंद्र सरकार सिर्फ फैक्ट्री गेट पे एक्साइज ड्यूटी वसूल कर सकती है उत्पादक से. केंद्र सरकार आगे डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड का मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी होलसेलर, रिटेलर्स, उसके पर केंद्र सरकार कोई भी टैक्स लागू कर नहीं सकती है. राज्य सरकार मैन्युफैक्चरर पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी, उत्पादक शुल्क राज्य सरकार, सिवाय के अल्कोहलिक बेवरेजेस, राज्य सरकार को कोई सत्ता नहीं है. वो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड पे ही सिर्फ टैक्स लगा सकती है. प्लस राज्य सरकार को सर्विसेज पे कोई टैक्स लगाने का, उनको वो कानून बनाने का पावर्स नहीं है. सर्विस टैक्स इज एंटायरली कंट्रोल्ड, एडमिनिस्टर्ड बाय सेंटर. इसके कारण ये हुआ है, आप लोग आगे आ सकते हैं. इसके कारण ये हुआ है, परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार एक बार उत्पादक की फैक्ट्री पे, एक बार प्राइस पे, जो भी प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 4 में उत्पादक ने एक बार डिक्लेयर कर दी, उसके पर जो ड्यूटी वसूल कर ली, उसके बाद वो प्रोडक्ट अंतिम ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसमें उसकी कीमत में जो भी मुनाफा होता है कोई भी कारण से, उसके पर केंद्र सरकार को कोई भी टैक्स नहीं मिलता है एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में. और हमारे राष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है, मार्केटिंग चेन काफ़ी लंबी होती है, तो उत्पादक की फैक्ट्री से अंतिम ग्राहक तक 2, 3, 4 कभी कभी एक मार्केटिंग चेन में लोग बैठते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर. हर एक कोई भी प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट में अपनी कॉस्ट जोड़ के, अपना मार्जिन जोड़ के आगे पास ऑन करते हैं. तो एक 50 रुपये का प्रोडक्ट हो सकता है कि अंतिम ग्राहक तक पहुंचे तब शायद वो 75, 80, 100, 125 वहाँ तक उसकी कीमत हो जाती है. प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है और सरकार को, केंद्र सरकार को सिर्फ 50 रुपये पे एक्साइज ड्यूटी मिलती है. और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने जो MRP बेस्ड असेसमेंट सेक्शन 4A में लागू किया, MRP माइनस एबेटमेंट परसेंटेज, और वो, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. ये एक पहली बात है. दूसरी बात, ये क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स के कारण एक कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स की इफेक्ट शुरू होती है. कर पे कर की एक हानिकारक असर खड़ी होती है. वो कैसे होती है? फैक्ट्री से माल निकलता है, 100 रुपये की अगर कीमत है, उसके पर अगर मान लो कि 12% अगर ड्यूटी है तो 112 रुपये. वो 112 रुपये पे उत्पादक बाद में या तो वेट लगाते हैं या फिर CST लगाते हैं, बट वो 112 रुपये पे, तो वेट या CST 112 रुपये एक्साइज ड्यूटी पे भी लगता है. और वही प्रोडक्ट जो होलसेलर खरीदता है मान लो, और वो अगर 130 रुपये में अगर वो बेचते हैं तो वो 130 रुपये पे या तो वेट लगाएंगे या CST लगाएंगे, विद इन महाराष्ट्र हो, विद इन स्टेट हो या आउटसाइड स्टेट हो. तो उस समय 130 जो उनकी सेलिंग प्राइस है उसके पर जो टैक्स वेट या CST के फॉर्म में लगता है, उसका कुछ परसेंटेज आगे जो एक्साइज ड्यूटी और वेट लगा है उसके पर भी लग जाता है.
इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स की असर को अगर निर्मूल तो नहीं की जा सकती है, उसको अगर कम करनी है, उसको अगर नियंत्रण में रखनी है, तो उसके लिए क्रेडिट का मैकेनिज्म होता है, जिसको हम सेट ऑफ क्रेडिट वगैरह के नाम से समझते हैं। और जो टैक्स की क्रेडिट, खरीदी पे जो टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है, वो टैक्स जो कर पात्र व्यक्ति, जो व्यापारी है या उत्पादक है, उसकी कोस्ट का भाग बन जाती है, क्योंकि हम वो अपनी कोस्ट में जोड़ देते हैं। और ये कैसे हो रहा है आज? एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरर है उसको वेट की क्रेडिट वो एक्साइज के सामने यूज़ नहीं कर पाते हैं, एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट वेट के सामने यूज़ नहीं हो पाती है, सीएसटी की क्रेडिट किसी को मिलती नहीं है, ट्रेडर को एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती है, ट्रेडर को सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर इंपोर्ट करता है माल तो उसको एसएडी की क्रेडिट, एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इन लियो ऑफ सेल टैक्स एट 4%, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलती है। तो ये जो सारे, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्ट्रॉय, एलबीटी या एंट्री टैक्स, दूसरे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये जो सारे अलग अलग प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अलग अलग फॉर्म में है, उसमें से ज़्यादातर टैक्सेस की क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से वो संबंधित जो व्यक्ति है, चाहे उत्पादक हो चाहे व्यापारी हो, उसकी कोष में वो जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उनकी क्रेडिट नहीं मिलती है। और ये परिस्थिति खड़ी हो रही है क्योंकि एक मुख्य कारण ये है कि सत्ता का, कर के कानून को बनाने की सत्ता का बंधारणीय विभाजन हुआ है, तो वो एक दूसरे की क्रेडिट दे नहीं सकती है, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स वहाँ पे खड़ी होती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है आज के इनडायरेक्ट टैक्स के कानून की, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय। दूसरी बात जो है वो मल्टीपल टैक्सेस। आज कोई भी करपात्र व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो या चाहे उत्पादक हो, आप सबको पता है एक से अलग अलग प्रकार के, हर एक प्रकार के कानून के साथ उनको काम लेना होता है। मल्टीपल टैक्स विंडोज, वेट ऑफिसर से, प्रोफेशनल टैक्स से, सोप एस्टैब्लिशमेंट से, एक्साइज से, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह जो भी लागू होते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डीलिंग विद मल्टीपल टैक्स विंडोज। पूरा कानून कॉम्प्लेक्स, हर एक उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसमें असंदिग्धता है, उसमें जो एम्बिग्यूटीज वगैरह है, वो तो है ही, हम सब जानते हैं। कंप्लायंस बर्डन हैज़ बिकम एब्सोल्युटली अनबेरेबल फॉर एवरीबडी। और एक छोटा मोटा व्यापारी कानून या कानून को समझने के, उसका अमल करने में उसका जितना वक्त जाता है, उतना वक्त वो अपने धंधे में भी शायद दे नहीं पाता है, और उसके संलग्न उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है हर एक की। तो ये दूसरी जो दो तीन काफ़ी सारी समस्याएं, मैं आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 2-3 मोर, ताकि आपको एक पूरे विषय को समझने में सुविधा रहेगी। दूसरी बात है जो एक्सपोर्टर्स है, तो एक्सपोर्टर्स को आज वो फॉर्म एच में तो माल खरीद लेता है, परंतु जो दूसरे सारे जो टैक्सेस जो उनके वो प्रोडक्ट के साथ लगे हुए रहते हैं, जो अलग अलग उनके पहले अगले स्तर पे जो भुगतान हुए हैं, वो सारे उनको क्रेडिट वापस रिफंड नहीं मिलता है। आज ड्यूटी ड्रॉबैक हो, MEIS हो, ACIS हो, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम हो, या फिर रिफंड हो, रिबेट हो, अंडर बॉन्ड हो, फॉर्म एच हो, जो भी हो, बट दिस आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू अलाउ द एक्सपोर्टर टू टेक द फुल क्रेडिट, फुल रिफंड, वो हमें सब पता है। तो ये एक हुई। और उसके सिवा जो अन्य समस्याएं जो 2-3 मुख्य है, उसमें से एक है कि आज कानून ये स्तर से अमल होने जा रहा है कि एक ही व्यक्ति, अगर देश के अलग अलग कोने में बैठी 2 व्यक्ति एक ही प्रकार की धंधाकीय प्रवृत्ति में अगर शामिल हो, तो उनके बीच में टैक्स का जो बर्डन है उसमें काफ़ी फ़र्क हो सकता है, कोई भी कारण से। वो फ़र्क 1.5 करोड़ अगर एग्जम्पशन वो ले रहा है नोटिफिकेशन 8/2003 सेंट्रल एक्साइज में, तो भी फ़र्क होता है। सर्विस प्रोवाइडर अगर 10 लाख का एग्जम्पशन ले रहा है 33/2012 सर्विस टैक्स में, तो वहाँ पे भी वो फ़र्क हो रहा है। वो हिमाचल प्रदेश बड्डी में जाके बैठा है, वहाँ पे उसने फैक्ट्री डाल दी है, तो उसको 20 साल का टोटल टैक्स का एग्जम्पशन है। वही प्रोडक्ट अगर आप महाराष्ट्र में बैठ के बनाते हो तो आपको फुल टैक्स देना है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर एग्जम्पशन, गुड्स विच आर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट एग्जम्पशन। नोटिफिकेशन 1/2011 सेंट्रल एक्साइज में अगर आप सैंडविच क्रेडिट को छोड़ देते हो तो 2% ड्यूटी, 2/2011 में अगर आप सैंडविच क्रेडिट लेना चाहते हो तो 6% ड्यूटी। फार्मा में लाइफ सेविंग ड्रग हो तो एग्जम्पशन,
तो इस प्रकार के एग्जम्पशंस जो और जहाँ पे भी टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए जब क्रेडिट देनी होती है और वहाँ पे जब एग्जम्पशन आता है तो क्रेडिट की श्रृंखला का भंग होता है, क्रेडिट चेन वहाँ पे टूट जाती है। और स्टेट लेवल पे वेट के लॉस, एक्साइज के लॉस, सर्विस टैक्स के लॉस में आज एग्जम्पशन राज इज प्रिवेलेंट, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया वी लव एग्जम्पशंस, वी जस्ट कांट डू विदाउट एग्जम्पशन। और हमें कोई पूछे कि कर सुधार की सबसे बड़ा कर सुधार क्या हो सकता है, तो हमारा उत्तर बहुत ही स्पष्ट होता है कि मेरी बिजनेस एक्टिविटी को एग्जम्पशन में रखा जाए और मेरे पड़ोसी की एक्टिविटी पे टैक्स लगाया जाए, उससे बड़ा कर सुधार कोई हो नहीं सकता है। दैट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म विच कैन टेक्स प्लेस इन द कंट्री। बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू थिंक, बट वो आप कर दो बस। तो जहाँ पे एग्जम्पशन आता है पूरी सिस्टम में एक विसंगति पैदा होती है, अलग अलग लॉबिंग वगैरह वो सब तो बात है अलग है। तो ये जो न्यूट्रलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, निष्पक्षपातता की जो बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे मुझे कहना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंजम्पशन टैक्सेस, ये इसका कैरेक्टर आपको याद रखना है। ऑल आर कंजम्पशन टैक्सेस, वो वपराश कर है। और अर्थतंत्र के अंदर जो भी माल या सेवा का वपराश होता है, विनियोग होता है, कंजम्पशन होता है, उसके पर लागू किए गए अलग अलग प्रकार के ये टैक्स है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और वो कंजम्पशन टैक्स है। वो कंजम्पशन टैक्स होने के कारण अल्टीमेटली द बर्डन शुड बी बोर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। बिजनेसमैन को टैक्स का बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बेयर करना नहीं है, ये बेसिक फिलोसॉफी है। ही इज ओनली एक्टिंग एज अ पास थ्रू, उनको तो सिर्फ पास ऑन करना है बर्डन को और अगले कस्टमर से वसूल करना है। और अंतिम ग्राहक जो कोई भी प्रकार की धंधाकीय प्रवृत्ति में शामिल नहीं है, उसको उसका बोझ उठाना है। ये एक फिलसूफी है। तो आज बिजनेसमैन टैक्स का बोझ उठाते हैं एक या दूसरे कारण से, क्योंकि हर एक टैक्स हर एक प्रकार से कस्टमर को पास ऑन नहीं होते हैं, और अगर पास ऑन कर देते हैं तो कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट या जो सेवाएं उनको मिलती है वो काफ़ी महंगी मिलती है। तो ये जो न्यूट्रलिटी है, निष्पक्षपातता है, वो उसका फंडामेंटल एक कैरेक्टर है। और अन्य एक बात है टैक्स बेस, कर का जो विस्तार है, कर उनका जो टैक्स बेस हम जिसको कहते हैं, वो इंडिया में काफ़ी निराशाजनक है। क्योंकि 125 करोड़ की ये जो जनता का ये जो देश है, उसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर 15-16 के हिसाब से नवंबर 16 तक जिन लोगों ने इंडिविजुअल तौर पे दाखिल किए इनकम टैक्स के रिटर्न, उनकी संख्या थी 2,61 लाख। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 3,94 लाख लोग शायद 15-16 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे। नवंबर 16 तक 2,61 लाख, जो अगले साल में 3,64 लाख थे। गवर्नमेंट का ये मानना है शायद कि 3,94 लाख अल्टीमेटली लोग फाइल करेंगे। जो पार्टनरशिप फर्म AOP, BOA वगैरह जो है, उनकी संख्या थी 7,95,000 एंड जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनकी संख्या थी 5,95,000। और वो 5,95,000 कंपनीज में से भी करीब 4.5 लाख कंपनी पेपर पे है, डोरमेंट है, जिसकी सफाई का काम अभियान अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने शुरू किया है। वो हर एक कंपनी को जो रिटर्न फाइल नहीं करते, जिनके बोर्ड वगैरह सब काफ़ी सब चल रहा है। सो आवर टैक्स बेस इज टुडे नैरो एंड वर्टिकल। वो एक खड़ा टैक्स बेस है, वर्टिकल है, और उसके नैरो बेस के अंदर जो लोग दबे हुए हैं, वो बेस के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, वो सालों साल वो टैक्स का बर्डन वही लोग अपने उसके पर ही वो टैक्स का बर्डन हो रहा है, क्योंकि वो नज़र के सामने है, वो कहीं भाग नहीं सकते। और एक बड़ा वर्ग देश का टैक्स के बाहर है। तो ये जो सारी समस्याएं जो है, काफ़ी सारी है, बट ये दिस आर द मेजर फैक्टर्स। ये उसमें कुछ हम बदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ अस टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो इसमें से एक समाधान के रूप पे GST की कल्पना शायद हमारे कर नीति के जो कर नीति बनाते हैं पॉलिसी मेकर से, उनको लगा कि GST कैन बी एन आंसर, क्योंकि वी नाउ नीड अ सिस्टम इन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूशनली अट्रैक्टिव, ताकि इससे कर विस्तार का, उनका जो टैक्स बेस है उसका विस्तार हुए।
विच इज़ सिंपल इन एप्लीकेशन, जो सरल हो अमल में, विच इज़ अल्टीमेटली न्यूट्रल इन अगेन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसमें निष्पक्ष हो। दो समान व्यक्ति अगर दो एक ही प्रकार के धंधा की प्रवृत्ति में शामिल है तो उसके पर टैक्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी। ये एक बेसिक फिलॉसफी है, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं। तो हमें ऐसी सिस्टम ढूंढना है कि ताकि पूरे राष्ट्र में एक ही प्रोडक्ट पे एक ही प्रकार का टैक्स लगे। जहाँ पे कोई तो आके मुंबई में बैठा हुआ व्यक्ति यह चिंता न करे कि मैंगलोर में उनका कॉम्पिटिटर, कि कलकत्ता में उसका कॉम्पिटिटर या दिल्ली का उसका कॉम्पिटिटर क्या टैक्स नहीं क्यों नहीं भर रहा है। मैं टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल धंधे की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आज भेद है हमारे देश में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रिजिम। तो और उससे भी बड़ी बात कि वो अल्टीमेटली इट शुड बी कैपेबल कास्केडिंग इफेक्ट, जो कर पे कर के हानिकारक असर जिसमें नियंत्रण में आ जाए, निर्मूल तो नहीं हो सकती है बट नियंत्रण में आ जाए। और लास्टली बंधारणीय में केंद्र और राज्य सरकार की सत्ता का जो विभाजन हुआ है, खास करके कर के कानून बनाने की सत्ता का जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन को वो कायम रखे, क्योंकि उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। केंद्र अपना पावर सत्ता नहीं छोड़ेगी, राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग हेतु, अलग अलग उद्देश्य जिसमें साकार हो सके, ऐसी एक कर प्रणाली हमें ढूंढनी है। और वो शायद हमारे नीति के गड़बैया को लगा कि जीएसटी कैन बी एन आंसर टू दैट, एंड हाउ इट इज़ वी विल सी दैट। काफ़ी नवयुवान कल्पना है ये। सिर्फ 100 साल पहले जीएसटी के विचार का जन्म हुआ जर्मनी में 1919 में। जर्मनी की उस समय की सेल टैक्स की सिस्टम हमारे 2005 के पहले की सेल टैक्स की सिस्टम जितनी ही संकुल थी, उतनी ही अतार्किक थी, उतनी ही बुरी थी। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, नैरो टैक्स बेस वगैरह वगैरह। तो उसकी समस्या के समाधान करते हुए विलियम वॉन सिमन्स ने उसकी कल्पना की कि हर एक व्यक्ति टैक्स की नेट में आ जाए, हर एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति पे टैक्स भरे, हर एक व्यक्ति जो खरीद करती है प्रोक्योरमेंट स्टेज पे टैक्स भरे, उसकी क्रेडिट ले, वो क्रेडिट वो सेट ऑफ करे, और फाइनली तो जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगेगा। इसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, इसलिए वेट को मूल्य वृद्धि कर कहते हैं। तो इसकी कल्पना विलियम वैन सोमस ने जर्मनी में दी। 30 साल तक उसका कोई लेवाल नहीं था। 1948 में फ्रांस ने उसको अपनाया, 20 साल के बाद ब्राज़ील ने उसको अपनाया, और उसके बाद सिर्फ 50 साल में वेट या जीएसटी की इस कल्पना ने इसको अंगीकार किया है करीब विश्व के 165 देश से भी ज़्यादा देश ने, सिर्फ 50 साल के अंदर। And as has been noted by the international tax experts, at no time in the history of mankind a single tax policy has been accepted so widely and so fast. सिर्फ 50 साल में 165 देश। सिर्फ यूएस में वहाँ पे भी 30 साल से बात चालू है। करीब जनवरी 18 से ही लगभग सारे एटलीस्ट यूनाइटेड अरब अमीरात और सारे गल्फ कंट्रीज़ जीएसटी को अपनाने जा रहे हैं। और मलेशिया 2015 में इट इज़ द लेटेस्ट कंट्री which has joined GST bandwagon on April 2015. तो जीएसटी की कल्पना क्या है, उसकी खाली एक ही डेफिनेशन आपको कहूँगा मैं, कंसेप्ट समझ लीजिए। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स, वेट को हम एक ही समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विच इज लेविड ऑन द वैल्यू एडेड टू गुड्स और सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक चेन ऑफ सप्लाई। And therefore, every person who is situated on this from production to distribution to final consumer merely acts as a pass-through, and tax finally sticks to the ultimate consumer. Credit is made available across the goods and services throughout the chain of supply, and in this sense of the word, the VAT or GST acts as a pure VAT. It is a destination-based consumption tax which is levied on value added to product and services at each stage of the economic chain. Destination based, क्या है ये destination? आप काफ़ी सब पढ़ते होंगे। गंतव्य स्थान आधारित ये मूल्य वृद्धि कर या कंज्यूमर कर वपराश कर है। व्हाट इज गंतव्य स्थान? आज सीएसटी है वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। महाराष्ट्र से आप गुजरात में जब माल बेचते हो तब आप 2% सीएसटी सी फॉर्म के साथ में जो लगाते हो, तो उसकी जो पूरी इनकम है 2% की वो महाराष्ट्र स्टेट को आज होती है। वहाँ से माल की ओरिजिन ऑफ द मोमेंट लाइज इन महाराष्ट्र। यही बात जीएसटी में इसी ट्रांजैक्शन में जो भी जीएसटी जो इंटरस्टेट सप्लाई पे लागू होगा, उसकी पूरी इनकम
गुजरात को होगी। आज महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र को हो रही है। इसी ट्रांजैक्शन में, इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन में गुजरात अगर माल जा रहा है तो गुजरात को होगी। देयर इज अ कंप्लीट शिफ्ट, इट इज़ अ पैराडियम शिफ्ट। ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स इट इज़ लेविड ऑन वैल्यू एडेड। एंड हाउ? क्योंकि एवरी पर्सन, वो पर्सन का स्टेच्यूर क्या हो, वो पर्सन का रोल क्या हो, वो इंपॉर्टेंट जीएसटी में नहीं है। उत्पादक से लेकर अंतिम ग्राहक तक जितने भी लोग, ये एक इकोनॉमिक चेन, ये एक जो व्यापारी श्रृंखला में बैठे हुए हैं, उत्पादक हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, सेमी होलसेलर हो, वो सारे सिर्फ टैक्स पास थ्रू का काम करते हैं। किस तरह से? वो जो भी खरीद करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स की भुगतान करेंगे जीएसटी के फॉर्म में, उसकी वो क्रेडिट लेंगे। अल्टीमेटली वो जो भी बेचेंगे, जो भी खुद अपनी आउटपुट एक्टिविटी है उसके ऊपर वो टैक्स भरेंगे, क्रेडिट को वो यूटिलाइज करेंगे, ताकि अल्टीमेटली दे आर पेइंग टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। दे आर ओनली एडिंग ऑन मूल्य वृद्धि पे। अगर मान लो कि वो उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी उनकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो तो थियोरिटिकली दे आर एंटाइटल फॉर द रिफंड। बट वो रिफंड, ऑब्वियसली रिफंड तो नहीं देंगे, बट क्रेडिट आपके पास रहेगी, आपकी बुक्स में रहेगी। क्रेडिट का कोई लैप्स होने का कोई शक्यता नहीं है। एक बार एक कानूनन जो क्रेडिट आपने उसको अर्न कर ली, आपकी बुक्स में आ गई, वो क्रेडिट के, उसके क्रेडिट के यूटिलाइजेशन का कोई नियम नहीं, उसके कोई समय मर्यादा नहीं है। वो क्रेडिट आपके बुक्स में अंतिम तक रहती है, उसका कोई लैप्स होने का प्रश्न नहीं होता है। तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ये टैक्स लगाया जाता है। एंड अल्टीमेटली द टैक्स स्टिक्स टू द फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर जो है, जो अंतिम ग्राहक है, जो आपका कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर कोई धंधाकीय प्रवृत्ति में शामिल नहीं होने के कारण उसके पर वो टैक्स वहाँ पे वो लागू होकर वहाँ पे बंद हो जाता है। परंतु जो टैक्स वो भर रहा है वो वैल्यू एडिशन पे ऊपर से उनको आ रहा है, आज की तरह नहीं टैक्स पे टैक्स या फुल वैल्यू पे टैक्स। एंड दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। और इसके कारण जीएसटी के जो थोड़े बहुत जो लाभ, जो परसीव्ड लाभ है, अपेक्षित जो उनके फायदे हैं, मैं अपेक्षित वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। हमारी जीएसटी की जो संकल्पना जो है, जो हम लागू करने जा रहे हैं, उसमें से कितने फायदे होंगे, किस प्रकार के ये साकार होंगे, वो तो हम सोचेंगे उसके बारे में। अपेक्षित है कि इट इज़ ए वन सिंगल टैक्स इन अ सेंस। जीएसटी के नाम से टैक्स तो अलग अलग रहेंगे, परंतु एक जीएसटी के नाम से जो टैक्स है, इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट, फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक प्रोडक्ट अगर है तो एक ही प्रोडक्ट पे हर जगह पे, तो इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। मल्टीपल टैक्स विंडो की जगह सिंगल टैक्स विंडो आ जाएगी। इट इज़ हाईली कंप्लायंस ड्रिवन लॉ, बट कंप्लायंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली जीएसटी में कंप्लायंस बर्डन रहती है, बट वो कम होने की संभावना होती है, वो अपेक्षित है। इट इज़ न्यूट्रल, क्योंकि every two people situated in the same position are treated separate in a similar manner. There is कोई भेदभाव नहीं है। बैकवर्ड एरिया एग्जम्पशन बड्डी सब बंद हो जाएंगे। इट विल बी कन्वर्टेड इफ एट ऑल इनटू रिफंड स्कीम। बट जो एग्जम्पशन वगैरह है, स्मॉल स्केल एग्जम्पशन, ये सब सारे एग्जम्पशन 20 लाख है वो अलग बात है, बट वो 1.5 करोड़ वगैरह वो सारे एग्जम्पशन की बात अभी जीएसटी में एग्जम्पशन की बात भूल नहीं है। क्योंकि एग्जम्पशन आए तो बेसिक फिलोसॉफी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स की वहाँ पे उसकी वो प्रिंसिपल का, वो सिद्धांत का भंग होता है। इसलिए एग्जम्पशन के बारे में सोचना जीएसटी में बंद ही कर देना है। और एग्जम्पशन लाभकर्ता भी नहीं है जीएसटी में। जो लोग अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवा के एग्जम्पशन के बारे में जीएसटी में सोचेंगे, उनको एग्जम्पशन ज़्यादातर लाभकर्ता नहीं है।